तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये मौर्य साम्राज्य का हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हो गया है, तो उसको देख लें ताकि ये तीसरा लेक्चर आप देखें, ताकि ये चैप्टर जो है आपको समझने में ज़्यादा मदद मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे लेक्चर जो है कंटिन्यू आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में आपको बहुत मददगार साबित होता रहे। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का संगठन, यानी मौर्य साम्राज्य किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ था। इसके पहले हमने साम्राज्य की स्थापना और साम्राज्य का विस्तार देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे साम्राज्य का संगठन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ था। तो साम्राज्य अनेक प्रांतों में क्या था, विभक्त था। ठीक है ना, साम्राज्य जो है अनेक प्रांतों में विभक्त था और हर एक एक प्रांत में एक एक राजकुमार, ठीक है ना, एक एक राजकुमार को जिम्मा यानी चार्ज जो उन्होंने दे दिया था एक एक प्रांत में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां, ठीक है ना, पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था उसको 6 समितियां मिलकर देखा करती थी और हर समिति में कितने सदस्य होते थे, हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ठीक है ना, और ये समितियां कौन कौन सा काम करती थी, आइए इसको देख लेते हैं। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का लेखा, बांटों और मापों का नियमन आदि प्रकार का काम जो है वो देखा करती थी। यानी सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और लेखा जोखा, बाट मापों का नियमन आदि काम जो है ये समितियां किया करती थी। चलिए अब अगला देखते हैं कि मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी विशाल सेना। ठीक है ना, उसकी जो है विशाल सेना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक विशाल सेना खड़ी की थी, ये सेना कहीं ना कहीं अपने आप में उस टाइम में बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि इसके पहले इतनी विशाल सेना देखने को हमें नहीं मिला था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब प्लिनी के अनुसार, प्लिनी जो था एक यूनानी लेखक था, ठीक है ना, तो प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने पैदल सैनिक थे, 6 लाख। ठीक है ना, 6 लाख जो है वो पैदल सिपाही थे। 30,000 कौन थे, 30,000 घुड़सवार थे। ठीक है ना, 30,000 जो है वो घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। ठीक है ना, 9,000 क्या थे, 9,000 हाथियों की संख्या थी। यानी 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ठीक है ना, तो ये अपने आप में उस समय बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जो इसके पहले हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हमको देखना है नेक्स्ट टॉपिक, कर व्यवस्था। ठीक है ना, उस समय का जो टैक्सेशन था, राज्य को चलाने के लिए जो टैक्स वगैरह आया करता था, तो उस समय टैक्सेशन की क्या व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं, किसानों से वसूले गए कर और उसकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। ठीक है ना, जो टैक्स लिया जाता था किसानों से वो चौथे हिस्से से लेकर छठे हिस्से के बीच में होता था। ठीक है, जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर, ठीक है ना, बहुत सारे किसान थे जिनको सिंचाई वगैरह की सुविधा दी जाती थी, तो उससे सिंचाई कर वगैरह भी वसूला जाता था। ये फैक्ट याद रखिएगा, सिंचाई कर वगैरह वसूलने वाला पहला स्टेट, पहला राज्य अगर कोई होगा वो होगा मौर्य साम्राज्य। चलिए आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आइए इस फैक्ट को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, ठीक है ना, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी। ठीक है ना, तो अगर कभी पूछे कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि उसने यूनानियों से भारत को मुक्ति दिलाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन से धर्म को स्वीकार करता है, जैन धर्म को स्वीकार करता है। ठीक है ना, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना, अपने जीवन के अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार, ठीक है ना, इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार, के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ, ठीक है ना, भद्रबाहु के साथ कहा जाता है, श्रवणबेलगोला, कर्नाटका, ठीक है ना, श्रवणबेलगोला में तपस्या करने क्या करता है, चला जाता है। ठीक है ना, जीवन के अंतिम क्षणों में भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में तपस्या करने चला जाता है। और जैन विधि से उपवास पद्धति, ठीक है ना, जैन विधि से जो उसकी उपवास पद्धति थी, उपवास पद्धति को क्या नाम देते हैं, सल्लेखना। ठीक है ना, सल्लेखना यहाँ पे दिया हुआ है, उपवास पद्धति को क्या नाम देते हैं, सल्लेखना। सल्लेखना द्वारा इसी स्थान पर क्या करता है, अपने प्राण को त्याग देता है। ठीक है ना, अपने प्राणों को त्याग देता है जैन विधि से, सल्लेखना द्वारा। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सल्लेखना विधि द्वारा किसने अपने प्राणों को त्यागा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठता है, जिसका क्या नाम रहता है, बिंदुसार। ठीक है ना,
बिंदुसार के बारे में आज थोड़ा देखते हैं। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 से 273 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना, 273 ईस्वी पूर्व। चलिए इसको देखते हैं कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो पुत्र है बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर क्या करता है, बैठता है। 298 ईस्वी पूर्व में यह सिंहासन पर बैठता है। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेटस, ठीक है ना, याद रखिएगा, अमित्रोचेटस या इसी को कहते हैं अमित्रघात, ठीक है ना, अमित्रघात कहा, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है ना। शत्रुओं का नाश करने वाला अगर बोला जाएगा किसको कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा बिंदुसार को कहा जाता है। तो बिंदुसार के बारे में अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वो पॉइंट क्या है कि वायु पुराण में उसका नाम जो है भद्रसार, ठीक है ना, वायु पुराण में उसका नाम क्या मिलता है, भद्रसार, तथा जैन ग्रंथों में उसका नाम मिलता है सिंहसेन। क्या नाम मिलता है, सिंहसेन। इसको याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि वायु पुराण में उसका नाम भद्रसार, तो भद्रसार किसको कहा, किसकी उपाधि मिली है, तो बिंदुसार को। सिंहसेन किसकी उपाधि मिली है, तो बिंदुसार को, ठीक है ना। और जैन ग्रंथों के अनुसार उसकी माता का नाम क्या है, दुर्धरा, ठीक है ना, उसकी माता का नाम है दुर्धरा। ये किसके, जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था, ठीक है ना। ये कहां का शासक था, सीरिया का, नाम क्या था, एंटियोकस। और किस राजदूत को भेजा था, डायमेकस को, ठीक है ना, डायमेकस को भेजा था। और वह जो है मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। किसके स्थान पर, मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। चलिए अब अगला देखते हैं कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक कौन, टालमी फिलाडेल्फस ने किसको भेजा था, डायनीसियस को, ठीक है ना, डायनीसियस को नामक राजदूत को भेजा था। तो ये कहां का था, ये मिस्र का था, और ऊपर वाला वो सीरिया का था, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं कि बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म, ये आजीवक, और अशोक जो होगा वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा, ठीक है ना। यानी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण धर्म वगैरह से बहुत ज्यादा प्रेरित था, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं कि बिंदुसार ने प्रत्येक प्रांत में एक उपराजा, ठीक है ना, प्रत्येक प्रांतों में एक उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए थे, ठीक है ना, उपराजा के रूप में कुमारों की नियुक्ति किया था। और अशोक जो है इस समय अवंती का उपराजा था। कहाँ का, अवंती का उपराजा था अशोक जो है इसके टाइम पे, ठीक है ना। तो बच्चों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, और जाने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे कंटिन्यू लेक्चर आपको मिलता रहे। तो आज इसका जो है थर्ड पार्ट यही समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट इसका बहुत जल्द आएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।